रूसो। रूसो पढ़ा दिया आपको पढ़ाया गया कि नहीं है? हाँ रूसो पढ़ा दिया गया है ना ना रूसो कोई कह रहा है कि रूसो पढ़ाया हुआ है। नहीं पढ़ाया सर, नहीं पढ़ाया गया। नहीं पढ़ा। चलिए आज हम लोग जो है चलिए छोड़िए, पढ़ाए हो तब भी, नहीं पढ़ाए हो तब भी, इसको समझने की कोशिश करें। जीन जैक्स रूसो के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। अब शांति से सुनिए, सारी बातें समाप्त हो गई आपकी। जीन जैक्स रूसो के विषय में चर्चा करेंगे। जब 28 जून 1700 जो है 12 को हुआ, कब हुआ था? 28 जून 1712 को हुआ। कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इनका जन्म हुआ। ठीक है। इनके पिता जो थे, पिता का नाम जो था आइजक था, और ये घड़ीसाज क्या थे? घड़ीसाज। इनकी जो मां थी वह जन्म के तुरंत बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। जन्म के बाद उनकी मृत्यु हो जाती। इनका पालन पोषण जो है, इन जैक्स का पालन पोषण उनके चाची द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? उनकी चाची द्वारा होता है। उनकी जो आंटी होती हैं उनका परवरिश करती हैं, क्योंकि इनकी माँ का जो है देहांत हो जाता है। तो देहांत होने के बाद ये स्थितियां इनकी बनती है कि इनकी चाची इनका परवरिश करती है। लेकिन बहुत बड़ा दुर्भाग्य था रूसों के जीवन में कि चूंकि इनके पिता घड़ीसाज थे और बहुत ही लापरवाह थे। पिता इनके घड़ीसाज थे और अत्यधिक लापरवाह। लापरवाही नहीं थे, अत्यधिक लापरवाह। और इनकी जो चाची थी, क्योंकि परवरिश जो है चाची ने ही किया, तो चाची भी कम लापरवाह नहीं थी। चाची भी बहुत ज्यादा लापरवाह थी। अब व्यक्ति के जीवन में जो प्रभाव पड़ता है, आपके जीवन में जो प्रभाव पड़ा है, आपका जो व्यक्तित्व बना है, वह आपके माता पिता हेलो, आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। मन म्यूट करो। अमन करवा आला। हेलो, हाँ बोलिए सर। आवाज आ रही है ना? बोलिए। हाँ पाए, हाँ आवाज आ रही है। बीच में एक लड़के ने फोन कर दिया था। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हर एक व्यक्ति के जीवन में उसके माता पिता के परवरिश का ही प्रभाव पड़ता है। जीवन में जो है आपके आनुवंशिकता का तो प्रभाव पड़ता ही है। जीवन में आनुवंशिकता का तो प्रभाव पड़ता ही है, उसके साथ साथ वातावरण का भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जीवन को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं या कारक हैं, जो आनुवंशिकता होता है और वातावरण होता है। अब इनको जो वातावरण मिला, जो जेनेटिक रूप से जो मिला वो तो मिला ही था, जो वातावरण इनको मिला जो है रूसो को, वह क्या मिला? एक लापरवाह पिता और एक लापरवाह चाची। दो व्यक्तित्व ऐसे मिले जिन्होंने उनका परवरिश किया। यह दोनों लापरवाह। मां चूंकि थी नहीं, इसलिए मां की चर्चा यहाँ करना कोई मतलब नहीं। तो ये दो लापरवाहों के बीच में उनके जीवन की शुरुआत होती है, उसका प्रभाव पड़ता है। आप पर
हम पर जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, उन पर अपने अभिभावक, अपने गार्जियन का, अपने माता पिता का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। जैसे उसका परवरिश करेंगे। सर म्यूट हो हेलो, फिर म्यूट हो गए सर। ठीक। फोन आ गोली सर के फिर सुनो। हाँ बोलो। हाँ तू आगुल बड़ा का है मेरा तो मतलब हवा कोई भी क्या जाना करना? या मागुल ए मैं थाना मास्टर ना दिए क्वेश्चन हो दी है बतिया लो। मिथुना हो गेल बड़ा हुआ मर तो गायब रहत है। आवाज मेथड में आओ, हालत खराब कर तरी। अब खाली समस्या समाधान विध करत है। हालत खराब करने वाले। हेलो, हाँ सर बोलिए। हाँ, कौन हालत खराब कर रहा था जी? कोई ना, आप सर हालत खराब कर सकते हैं हम लोग का। आप लोग जो है ग्रुप में, आपकी साउंड रिकॉर्डिंग में है, इसलिए ध्यान रखिए। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आपके जीवन के, हमारे जीवन के, सभी के जीवन की स्थिति ऐसी है कि उसमें माता पिता के जो है, माता पिता का प्रभाव अवश्य पड़ता है। वह कैसे परवरिश कर रहे हैं, उनका परवरिश कैसे हो रहा है, कैसे संस्कार दे रहे हैं, ये सारे संस्कार झलकते हैं आपके पूरे जीवन में। जैसा परवरिश होगा वो संस्कार आपके जीवन में झलकेगा। अब चूंकि हम लोग रूसों के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे, रूसों के जीवन में लापरवाह पिता और लापरवाह चाची का प्रभाव। इनको अपने जीवन में न मां का स्नेह मिला, मां का स्नेह नहीं मिला, न पिता का स्नेह मिला, पिता का भी स्नेह नहीं मिला, और जो परवरिश करने वाली थी चाची, उनका भी स्नेह नहीं मिला। स्नेह के अभाव में जीवन को पालने वाले रूसो बहुत निराश स्थिति में रहने लगे। जीवन में कोई उत्साह नहीं था, कोई प्रेम रूपी जो है भाव इनके अंदर उस तरह के नहीं थे। परवरिश बड़ी ही अजीबो गरीब इनके जीवन की होने लगी। मन में खिन्नता होना स्वाभाविक है। बच्चों को जब तक स्नेह नहीं मिलता है, वात्सल्य नहीं मिलता है, बच्चों का विकास जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होने लगता है। अब स्थिति क्या हुई कि उन लोगों की वजह से स्वच्छंद जो है जीवन जीने लगे। जीवन किस तरह का इनका हो गया? स्वच्छंद हो गया, कोई रोक टोक नहीं। जीवन में कोई किसी तरह की बाधा नहीं थी, कोई इनको पूछने वाला ही नहीं था तुम्हारा जीवन का कैसे विकास होगा, इसके विषय में बहुत चिंता किसी को नहीं थी, न पिता को था न चाची को। एक समान प्रक्रिया थी जिसके तरह उनका जीवन चल रहा था। परिणाम यह हुआ कि इनका जीवन स्वच्छंद हो गया। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर है। स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में अंतर है। आज इसी स्वच्छंदता की डिमांड की जाती है। आज जो है व्यक्ति स्वतंत्र हो, यह अच्छी बात है। स्वतंत्रता में उसका संस्कार जो है, नियम कानून जो है, उसे याद रखता है। फ्रीडम तो होगा, लेकिन वह फ्रीडम किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होगा। वह फ्रीडम तो होगा, लेकिन किसी तरह की जो है गलत चीजें उसके माध्यम से नहीं फैलनी चाहिए। फ्रीडम का मतलब ये है। स्वच्छंदता जो है, स्वच्छंदता में यह बाधाएं नहीं रहती, नियम का ख्याल लोगों को नहीं रहता है, संस्कार का ख्याल लोगों को नहीं रहता है। इसलिए आज जो है जो स्वच्छंदता की बात की जाती है, तमाम तरह की जो है लोग सोचते हैं कि नहीं 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 मुझे जो है फ्रीडम चाहिए। वो फ्रीडम वाली फ्रीडम की बात नहीं करते हैं, बल्कि स्वच्छंदता की बात करते हैं कि ऐसे। अब हुआ क्या, इनका जीवन जो है स्वच्छंद जीवन बिताना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया कि स्वच्छंद जीवन बिताना शुरू कर दिया, जीवन बिताना शुरू कर। अब स्वच्छंद जीवन जब बिताना इन्होंने शुरू किया, अब स्थिति क्या हुई, इनका जो भ्रमण होता था वह निरुद्देश्य से होने लगा। या कहीं निकल जाते थे, स्विट्जरलैंड के जो है उसमें आपके प्राकृतिक जीवन में जो है घूमने के लिए आगे निकले, निरुद्देश्य से जो है भ्रमण करने लगे। अब उनको पता ही नहीं था कि हम जो जहां जा रहे हैं
जिस जगह पे जा रहे हैं कोई कार्य है कि नहीं है, तो जीवन में कोई उद्देश्य नहीं रहा, क्योंकि जीवन के उद्देश्य को निर्धारित करने वाले लोग नहीं, उनको उस तरह से मार्गदर्शन करने वाले उनके घर में कोई नहीं। अब स्थिति हुई कि उनको निर्देश घूमना ही था, तो भ्रमण के दौरान जो है यह गए कहां, तो स्विट्जरलैंड के प्राकृतिक जीवन से प्रभावित क्या हुए, यह जो है स्विट्जरलैंड के प्राकृतिक जीवन से यह बहुत प्रभावित। प्रकृति को इन्होंने देखा, बड़ी करीब से देखा, प्रकृति के गोद में बैठ करके प्रकृति के स्वरूप को इन्होंने जो है अपनी नजरों से देखा कि किस तरह की प्रकृति की व्यवस्था है, क्या जो है प्रकृति के स्वरूप है, इन सारी चीजों को देखा। अब चूंकि यह स्वच्छंद जीवन जी रहे थे तो उसका भी प्रभाव पड़ा, तो इनकी बुरी संगति हो गई, इनकी संगति, इनके दोस्त मित्र जो हुए वह बुरी आदतों वाले हो गए, कई दुर्गुण आ गए इनके जीवन में, कई जो है इनके जीवन में दुर्गुण भी आ गए। दुर्गुण का मतलब अब इन्होंने झूठ बोलना शुरू किया, चोरी करना शुरू कर दिया, तमाम तरह की चीजें जो है इनके जीवन में, आवारागर्दी शुरू हो गई, आवारागर्दी इनकी शुरू हो जाती है। तो यह स्वच्छंदता के कारण, स्वतंत्रता के कारण इस तरह की चीजें नहीं आती है, लेकिन चूंकि स्वच्छंद थे इसलिए तमाम तरह के जो है इनकी बुरी संगति की वजह से तमाम दुर्गुण जो है इनके जीवन में आ गए। अब यह सारे दुर्गुण तो इनके जीवन में आ गए, अब इस दुर्गुणों के साथ साथ एक अन्य दुर्गुण भी आया, तमाम तरह की बुरी संगति कई महिलाओं से हुई। अब इनका जीवन जो है तमाम तरह की कुरीतियों से, जो सामाजिक नियम के विरुद्ध है, उसमें इनका लगने लगा। अब जो है 12 वर्ष की जब आयु हुई इनकी, अब सोचिए कितनी कम उम्र की इनकी आयु थी, ये सब तमाम दुर्गुण जो है इनके जीवन में आने लगे। ये घर से भाग गए, ये घर से भाग गए। अब घर में चूंकि परवरिश था नहीं, स्नेह था नहीं, उस तरह की जो है वातावरण घर में नहीं मिला, परिस्थिति ये हुई कि घर से ये भाग गए और छोटी मोटी नौकरी करने लगे, छोटी मोटी नौकरी जो है करने लगे। अब चूंकि घर से भाग गए तो भोजन की व्यवस्था के लिए अर्थ की जरूरत, तो कुछ ना कुछ छोटी मोटी काम इनको करना होता। तमाम बुरी संगति के बाद जीवन में इन्होंने अंत में विवाह किया थेरेस लिवेसियोर से, थेरेस लिवेसियोर से उनकी शादी होती है, थेरेस लिवेसियोर से शादी होती है और ये जो है वहां पे पेरिस में बस जाते हैं। वहां बसने के बाद यह तमाम जीवन की शुरुआत होती है। अब जो है जैसे जैसे बड़े होते हैं, बड़े होने के क्रम में उस समय 18वीं शताब्दी में फैली हुई जो तमाम तरह की चीजें थी, 18वीं शताब्दी में जो फ्रांस की सामाजिक विषमता थी, जो वहां की सामाजिक विषमता थी, समाज में जो विषमता फैली थी उसको इन्होंने बड़ी नजदीक से देखा। इनके जीवन में तमाम तरह के प्रभाव पड़े, सामाजिक विषमता को देखा इन्होंने नैतिक आडंबरों को देखा, इन्होंने नैतिक आडंबरों को अपनी आंखों से देखा, व्यर्थ के ऐश्वर्य को इन्होंने देखा, व्यर्थ के ऐश्वर्य को देखा इन्होंने। इन सारी चीजों का प्रभाव इनके मानस पटल पर पड़ने लगा। इनका मस्तिष्क इन तमाम तरह की जो है समस्याओं के प्रति अपने आप आकर्षित होने लगा। ये जो सामाजिक विषमता है क्यों है, इसके कारण क्या है, आखिर इसका निवारण कैसे हो सकता है, तमाम तरह के प्रश्न, जो नैतिक आडंबर है, जो दिखता कुछ और है करता कुछ और है, तमाम तरह के आडंबर जो बीच में है, तमाम तरह के भौतिक संसाधनों के माध्यम से ऐश्वर्य की खोज की जा रही है। यानी जो आध्यात्मिकता की दुनिया से जो है दूर होकर केवल भोग विलास के जीवन में जीने वाले व्यक्ति को जब इन्होंने देखा तो इनके मन में एक अजीब तरह की हलचल पैदा हुई, अजीब तरह की चिंतन से प्रक्रिया शुरू हुई, जिसको सोचने के लिए मजबूर होकर तमाम चीजों पर ये किए। इसे रूसों का तात्कालिक व्यवस्था से, रूसों का तात्कालिक सामाजिक व्यवस्था से, तात्कालिक सामाजिक जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, वो सारे व्यवस्था से जो है इनका मन रूठ गया, मन इनका रूठ गया। ठीक है,
या इनका विश्वास उठ गया। आखिर यह व्यवस्था कैसी, इस व्यवस्था का क्या अर्थ है, इससे क्या मिलेगा दुनिया को, यह तो इनको था ही। जो वास्तविक रूप से जो है दिख रहा था वो चीजें तो थी ही, साथ ही साथ एक अच्छी आदत भी इनको लगी कि इस समय यह कुछ पुस्तकों का अध्ययन भी करने लगे। यही वो समय है जब इन्होंने, रूसों ने पुस्तकों का अध्ययन किया। मिल्टन, लॉक और हॉब्स, मिल्टन, लॉक और हॉब्स जैसे दार्शनिक, हॉब्स जैसे दार्शनिकों का, आप जैसे दार्शनिकों की पुस्तकें, दार्शनिकों की पुस्तकों का अध्ययन शुरू किया। अब जब इन्होंने इन समस्त दार्शनिकों के पुस्तकों का अध्ययन करना शुरू किया तो इनके जीवन पर उसका भी प्रभाव पड़ा। पुस्तकों का तो प्रभाव पड़ा ही, पुस्तकों पर तो प्रभाव पड़ा ही, सामाजिक जो व्यवस्था थी, सामाजिक जो व्यवस्था थी, जो नैतिक जो है आडंबर था, जो ऐश्वर्य के संसाधन हो रहे थे, इसके वजह से उनके विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन, विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलता है। परिवर्तन है, हमने देखा कि जब शिक्षा की दुनिया से यह जुड़े, समाज की व्यवस्था से तो जुड़े ही जुड़े, जब शिक्षा की व्यवस्था से जब ये जुड़ते हैं रूसो, तो इनके जीवन में विचार की एक ऐसी क्रांति आती है, इस विचार की वजह से ही रूसो एक नई दुनिया के विषय में एक नई विचारधारा को लाने के लिए तत्पर होते हैं। और वह विचारधारा क्योंकि प्रकृति के बोध में इन्होंने बहुत चीजों को देखा था, इसलिए प्रकृति की तरफ जो है यह आकर्षित होते हैं और प्रकृति की वकालत करते हैं, इस नेचर की वकालत करने लगते हैं कि नेचर कैसा होना चाहिए, और उसी के विषय में इनकी चिंतन प्रक्रिया शुरू होती। ठीक है, तो यह क्रांतिकारी परिवर्तन की इनकी देन थी। रूसों का अंतिम जीवन जो था, रूसों की अंतिम जीवन जो थी वह काफी कष्टप्रद, वह काफी कष्ट में अपने जीवन को जिए। जो अंतिम वर्षों में आपने बहुत महान लोगों को देखा होगा, जितने भी अधिकतर महान लोग जो है, अधिकतर महान लोगों का जीवन जो है, जीवन का अंतिम समय, जीवन का अंतिम समय बहुत कष्ट में रहा, जीवन का अंतिम समय कष्टों में गुजरा है। महान लोगों के जितने भी देखेंगे आप, अशोक वगैरह को देखिए, जीवन का अंतिम समय कितने कष्टों में गुजरा। इनका भी जीवन महानता की वजह से तमाम तरह के क्योंकि विचार ये दे चुके थे, इनके विचारों से क्रांतियां आ गई थी, इनके विचारों की ही देन थी कि क्रांति आई। रूसों का अंतिम जीवन कष्ट में बीता, कभी इंग्लैंड गए भाग करके, कभी जिनेवा गए, लास्ट में फ्रांस भाग करके गए और वहां पर जाकर के जीवन की अंतिम सांस इन्होंने, अंतिम सांस इन्होंने, जीवन का अंतिम सांस इन्होंने भागते हुए जीवन को बिताया और इस तरह से इनकी जीवन लीला समाप्त होती है। अंततः 1778 में, 1778 में इनकी, 78 में इनकी मृत्यु हुई, 1778 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु तो हुई, रूसों का में बीता। 1789 में, 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है, फ्रांस की क्रांति सब्जेक्ट वाले, 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। और इस क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण, इस क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण रूसों का विचार भी था, रूसों का। चलिए, क्या कुछ कह रहे हैं क्या? इस क्रांति का एक महान, इस क्रांति का एक प्रमुख कारण जो है, महत्वपूर्ण कारण क्या था फ्रांस की क्रांति का? रूसों का विचार भी था। नेपोलियन ने लिखा था, नेपोलियन ने उस समय लिखा, नेपोलियन ने स्टेटमेंट दिया था। नेपोलियन ने क्या बताया कि रूसों के बिना फ्रांस की क्रांति संभव नहीं थी। उन्होंने लिखा कि रूसों के बिना फ्रांस की क्रांति संभव नहीं थी, क्रांति संभव नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस समय 18वीं शताब्दी के जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो आर्थिक व्यवस्था थी, जो नैतिक व्यवस्था थी, सब पर उन्होंने आघात किया, सबकी बुराइयों को उन्होंने उजागर किया और उजागर करके समाज के सामने लाया। परिणाम हुआ कि जब फ्रांस की क्रांति हुई तो रूसों के विचार उसमें बहुत ज्यादा
संगीत। ठीक है, अब रूसो को प्रसिद्धि कैसे मिली भाई? रूसो इतने प्रसिद्ध कैसे हुए? प्रसिद्ध कैसे हुए, यह विचार का विषय है, ताकि रूसो प्रसिद्ध कैसे हुए। तो 1750 के आसपास, 1750 में एक जो है निबंध उन्होंने लिखा, जो है डिजान एकेडमी जो था, डिजान एकेडमी जो था, वहां पर एक निबंध की प्रतियोगिता होती, वहां पे निबंध की प्रतियोगिता होती है, और उसका टॉपिक जो था वो था विज्ञान और कला की प्रगति का परिणाम। विज्ञान और कला की प्रगति का परिणाम, विज्ञान और कला की प्रगति का परिणाम नैतिकता में वृद्धि या गिरावट है। नैतिकता में वृद्धि या गिरावट है, इस टॉपिक पर निबंध था। डिजान एकेडमी में जो है निबंध प्रतियोगिता हुई, उस निबंध प्रतियोगिता विज्ञान और प्रगति का, उन्होंने कहा कि विज्ञान और, उनका टॉपिक था, फिर से लिख दे रहे हैं, विज्ञान और कला की प्रगति, विज्ञान और कला की प्रगति का परिणाम नैतिकता में वृद्धि या गिरावट है। विज्ञान और कला की प्रगति का परिणाम नैतिकता में वृद्धि या गिरावट है। इस टॉपिक पर जो है निबंध प्रतियोगिता, बड़ी सुखद स्थिति रही। इस निबंध प्रतियोगिता में वह प्रथम स्थान पाते, इस निबंध प्रतियोगिता में उनका स्थान प्रथम होता है, और यह लेख जो है पूरे जनमानस में फैल जाता है। यह लेख जो है पूरे जनमानस में फैलता है, और रूसो जो है, यहीं से इनकी प्रसिद्धि शुरू होती है। रूसो की प्रसिद्धि जो है शुरू होती है। इसमें ये कहते हैं कि विज्ञान और कला की प्रगति से जो है नैतिकता में गिरावट आई है। क्या इन्होंने इसमें लिखा था कि विज्ञान और कला की प्रगति से नैतिकता में गिरावट आई है, में उन्होंने निबंध में लिखा कि नैतिकता में जो गिरावट आई है उसकी देन जो है विज्ञान और तथाकथित कला में जो विकृतियां आई है, विज्ञान जो आज अभिशाप बन गया है, उसकी वजह से नैतिकता में खराब हुआ है। और यह विचार चूंकि वहां के लिए, उस समय की परिस्थिति के लिए, 18वीं शताब्दी के लिए बहुत क्रांतिकारी जो है विचार था। लोगों में जो है एक क्रांति ला दी इस विचार ने, किसी को साहस नहीं था कहने का, और इन्होंने इस तरह की बातों को लिख करके बहुत प्रसिद्धि पाई, और ये इसमें प्रथम स्थान इन्होंने पाया। ठीक है, साथ साथ ये भी इन्होंने लिखा था कि हमें फिर से अज्ञान, निर्धनता और भोलेपन में को दे दो। इन्होंने एक बात लिखी कि हमें फिर से जो है अज्ञान दे दो, हमें अज्ञान की जरूरत है, हमें इतने ज्ञान की जरूरत नहीं है। जिस विज्ञान की बात कर रहे हो, जिस ज्ञान और विज्ञान की चर्चा कर रहे हो, उस विज्ञान से जीवन चलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे अज्ञान दे दो, मुझे निर्धनता की जरूरत है, मुझे निर्धनता दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा है, हेलो, 4 मिनट, हाँ 4 मिनट टाइम बचा है, 4 मिनट। अच्छा चलिए, जहां खत्म हो जाएगा हिंट कर देंगे। उन्होंने कहा मुझे अज्ञान, निर्धनता और भोलेपन को जो है दे दो, क्योंकि वही, ये मुझे दे दो क्योंकि यही हमें सुख देंगे, यही हमें सुख देंगे। तुम्हारा विज्ञान हमें सुख नहीं देगा। जिस विज्ञान की वजह से जो समस्याएं पैदा हो रही है, विज्ञान की वजह से तमाम तरह की दिक्कतें पैदा हो रही है, तो कहा कि मैं अज्ञानी ही ठीक था। मेरा जो जीवन था, जो मेरी प्रकृति थी, जो मेरा अतीत था, इस दुनिया का जो अतीत है वही अच्छा था। हम निर्धन थे तब भी अच्छे थे, क्योंकि हमारे अंदर भोलेपन था, हमारे अंदर सहजता थी, हमारे अंदर सरलता थी। वह सारी सरलता, सारा भोलेपन हमारा इस विज्ञान और जो है तथाकथित संस्कृति की वजह से समाप्त हो गई है। इसलिए मुझे इस
दुनिया में फिर से लौटा दो। इस निबंध में इन्होंने इन सारी बातों की चर्चा की। इस सारी बातों की चर्चा की वजह से इतनी क्रांतिकारी परिवर्तन समाज में देखने को मिले। तमाम समाज के लोग जो है इनको हाथ से हाथ ले लिए, इनके विचारों से बड़ी प्रसिद्धि मिली और रूस एकाएक अपनी प्रसिद्धि की तरफ आगे बढ़ा। फिर दोबारा जो है निबंध प्रतियोगिता हुई। दोबारा भी निबंध प्रतियोगिता में इन्होंने जो है स्थान ग्रहण किया और फिर से एक नई विचारधारा को इन्होंने दिया। इस तरह से तमाम तरह की बातें इनकी जो है लेखनी के माध्यम से दुनिया को मिली और खास करके फ्रांस में इस तरह की जो स्थितियां बनी उनकी तमाम तरह की विचारधाराओं की देन थी। इस प्रकार हम लोगों ने हमारा जीवन परिचय हम लोग रूसो का जीवन परिचय प्राप्त किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है।